Assalamu alaikum dear students. We have discussed the first part of 2015 paper and now we are going to have discussion on the remaining 10 MCQs of ETA Medical 2015 paper. MCQs number 110. If I knew him better, I would have insisted that he change the hour of the lecture. अच्छा, MCQs number 110 पहला पॉइंट तो ये सुने कि वो सेंटेंस जिसके स्टार्ट में if आ जाए या वो सेंटेंस जिसके स्टार्ट में when आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। वो सेंटेंस जिसके स्टार्ट में if आ जाए या वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास when आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं रियल कंडीशनल और दूसरे को हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल। रियल कंडीशनल का मतलब ये कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल हो, और अनरियल का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। ये भी याद रखें कि रियल कंडीशनल सेंटेंस में आप एफ और व्हेन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में आप व्हेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में एफ लगा लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं या उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, उसकी जगह पर वर्ब लगाते हैं, और फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है हम इसमें वुड लगाते हैं, कुड लगाते हैं, शुड लगाते हैं, माइट लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं और ऑट टू लगा लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। कंडीशनल सेंटेंस के एक पार्ट में एफ आया, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो दूसरे पार्ट में वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और ऑट टू आएगा, और उसके बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो इफ आई न्यू हिम बेटर, तो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो अब दूसरे पार्ट में क्या आएगा, इन वर्ड्स में से कोई आएगा। यहां पर लिखा है कि आई वुड हैव इंसिस्टेड, तो वुड हैव नहीं आ सकता। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी में भी हमारे पास वुड हैव आया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है कि यहाँ पर हमारे पास है कि आई वुड इंसिस्ट दैट ही हैव चेंज द आवर ऑफ द लेक्चर, तो फिर से वही वुड हैव वाला पॉइंट है, और ऑप्शन डी इस वजह से ठीक है क्योंकि इफ आई न्यू हिम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, और दूसरे पार्ट में है कि आई वुड इंसिस्ट फॉर हिम टू चेंज द आवर ऑफ द लेक्चर, तो वुड आया है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। MCQs नंबर 120, आई इंसिस्ट द विड्रॉल ऑफ योर स्टेटमेंट। इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो जब भी हमारे पास इंसिस्ट आएगा हम उसके बाद क्या लगाएंगे, हम उसके बाद ऑन लगाएंगे। इस वजह से MCQs नंबर 120 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। MCQs नंबर 130, शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स ऑन फ्राइडे। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स ऑन फ्राइडे। अच्छा जी, क्लॉथ्स हमारे पास क्या हुआ, क्लॉथ्स हमारे पास बन गए हैं ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारे पास शी आया है तो शी क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा हर। अब याद रखिए कि ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास जो हिस्सा आया है आप उसको सेंटेंस के एंड ही में रखेंगे। तो ऑन फ्राइडे हमारे पास क्लॉथ्स के बाद आया है, क्लॉथ्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो ऑन फ्राइडेज होगा ये यहाँ पर आएगा, ये सेंटेंस के एंड ही में आएगा। फिर हमारे पास ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या कर लेंगे, बाय लगा लेंगे। वॉश का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश का हमारे पास थर्ड फॉर्म है वॉश्ड, और सेंटेंस में हमारे पास है कि शी डज नॉट, तो डज नॉट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास डू और डज आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास इज आता है, एम आता है और आर आता है। इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम को हम यूज करते हैं आई के साथ, जबकि आर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। चूंकि हमारे पास क्लॉज जो है वो प्लूरल है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर ऑन फ्राइडेज। ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर आया है क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर ऑन फ्राइडे। जब एक सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है तो फिर हम उसके साथ बीइंग लगाते हैं, लेकिन अगर हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो फिर हम उसके साथ बीइंग नहीं लगाते। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, वही वाला मिस्टेक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज बीन चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, और फिर इसके साथ बीइंग का इजाफा भी किया गया है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 140, द लोकल इंस आर बर्स्टिंग एट द सीम्स। हमारे पास जो अंडरलाइन
idiom है that is bursting at the seams. और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है that is unhygienic. फिर हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है that is over crowded. ऑप्शन सी हमारे पास है empty और ऑप्शन डी हमारे पास है shutting डाउन. तो अनहाइजीनिक का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि साफ नहीं होती. ओवर क्राउडेड का मतलब होता है जब एक जगह पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. एम्प्टी का मतलब होता है खाली और शटिंग डाउन का मतलब होता है बंद करना. सो द लोकल एंड्स आर बर्स्टिंग एंड एट द सीम्स एंड मे नॉट बी एबल टू एकोमोडेट एनी मोर. तो जब याद रखिए कि जब आपके पास एंड आ जाए तो इससे पहले वाला आइडिया और इसके बाद वाला आइडिया जो है वो एक जैसा होता है. तो अगर एक जगह पर आप लोगों को जगह एकोमोडेशन नहीं दे सकते तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओवर क्राउडेड. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. MCQs नंबर 150. द लेडी सिटिंग डैश मी हैज़ एन एलिगेंट स्टाइल. हमारे पास ऑप्शन है एट, दूसरा हमारे पास है बिसाइड, तीसरा हमारे पास है अबाउट और चौथा हमारे पास है अराउंड. तो इस एट को हम यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि राइट नाउ ही इज़ एट द पार्क. फिर हमारे पास है बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है समवेयर नियर. अबाउट को हम नॉर्मली जब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज़ अबाउट ग्रामर, सही है, या हिज लेक्चर वाज अबाउट पॉलिटिक्स. और फिर हमारे पास है अराउंड. तो अराउंड का मतलब होता है चारों साइड पर. तो चूंकि वो ह्यूमन बीइंग है और वो सिर्फ एक लेडी की बात कर रहे हैं तो अराउंड तो गलत हो जाएगा. तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. द लेडी सिटिंग बिसाइड मी हैज एन एलिगेंट साइड. वो औरत जो कि मेरे करीब बैठी हैं, सही है. तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. फिर नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 160. ही सेड टू मी व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर. ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसको जरा समझे, सही है. देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि ये हाउ और वर्ड, इसके बाद अगर दूसरा वर्ड आपके पास वर्ब आ जाए तो ये दोनों वर्ड्स आपके पास बन जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन इसी हाउ और वर्ड को अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं और सेंटेंस के एंड में आपके पास वर्ब आ जाए तो फिर ये दोनों वर्ड्स आपके पास क्या बन जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. इस पॉइंट को जरा समझे क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस तरह भी हो सकता है कि उन्होंने हाउ और वर्ड को अंडरलाइन किया हो और वो आपसे पूछते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोनाउन कौन सा है और उसमें हमारे पास एडजेक्टिव कौन सा है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हाउ आर यू, तो हाउ के बाद वर्ब आया है तो इस वजह से हाउ हमारे पास क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, तो वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया है और आर हमारे पास वर्ब है सेंटेंस के एंड में आया है. तो इस वजह से ये वर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. तो जब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आता है तो इसमें जो हमारे पास सेड टू है हम इसको चेंज कर लेते हैं एक्सक्लेम्ड विद में. फिर आप उसके बाद देख ले कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तब यूज करते हैं जब हम उसमें सरप्राइज होते हैं. तो आप लिख लेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है कि ये जो वर्ड आप रिमूव कर लेंगे ना तो आपके पास सेंटेंस आ जाएगा अ स्टूपिड फेलो यू आर. अगर मैं इस सेंटेंस से वर्ड को रिमूव करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा अ स्टूपिड फेलो यू आर. इस सेंटेंस को जब मैं टिक लिखूंगा तो इस तरह आएगा यू आर अ स्टूपिड फेलो. तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. ही एक्सक्लेम दैट आई वाज अ वेरी स्टूपिड फेलो. अच्छा, ये पॉइंट भी याद रखें कि जब हाउ और व्हाट आपके पास एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज हो जाए तो फिर आप उसको चेंज करेंगे वेरी में या आप उसको चेंज करेंगे ग्रेट में. अगर हाउ और व्हाट आपके पास एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आप उस हाउ और वर्ड को जो है वो वेरी में चेंज करेंगे या आप उसको चेंज करेंगे ग्रेट में. फिर आपने ये सेंटेंस में खुद देखना है कि ये हमारे पास वेरी सुटेबल आएगा या ग्रेट जो है वो सुटेबल आएगा. तो दैट इज वाई. और सेंटेंस हमारे पास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास SMR आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में. पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास वाज आता है और वर आता है. वाज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ जबकि वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ. तो इस वजह से आई के साथ वाज आता है तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लगाया गया है कि ही टोल्ड मी.
दैट यू वर अ स्टूपिड फेलो। तो यहाँ पर दो चेंजेस हैं, एक तो सेड को जो है वो टोल्ड में चेंज किया गया है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इसको एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करते हैं। और दूसरा मसला इसमें यह है कि यहाँ पर यू जो कि हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं किया गया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो वर्ड को यानी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को रिमूव नहीं किया गया है। और ऑप्शन डी तो मुकम्मल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो टेंस को डाला हुआ है और इसी तरह जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसको भी गलत तरीके से कन्वर्ट किया गया है। MCQs नंबर 180, देयर इज डैश फिश इन दिस पाउंड। ये ज़रा बड़ा अजीब किस्म का MCQs है। सही है, पहला तो आपके पास ये जो फिश है, फिश ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं? मच लगाते हैं और मच के बाद हमेशा हमारे पास क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। और दूसरा हमारे पास है मेनी, तो मेनी को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी के बाद हमेशा हमारे पास क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास अगर सेंटेंस में देयर आ जाए और हेयर आ जाए तो इसके बाद वर्ब आता है और इसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी क्या होगा? ये भी सिंगुलर होगा। और अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो ये जो वर्ब होगा ये भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं लिखूं कि देयर डैश अ स्टूडेंट इन द क्लास और मैं लिखूं देयर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, तो इस वजह से इज आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इस वजह से क्या आएगा? आर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है कि देयर इज, तो अगर इज आया है तो हमारे पास सिंगुलर आया है और सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं? मच लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि देयर इज मच फिश इन दिस पाउंड। लेकिन वैसे अगर यहाँ पर हम लिखे कि देयर आर मेनी फिश इन द पाउंड तो भी हमारे पास सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मच को इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। MCQs नंबर 180, choose the correct sentence. As far as I know he bears a good moral character. So far as I know he bears a good moral character. As long as, अच्छा as far as, ये जो as होता है ना, as इसको हम नॉर्मली टाइम के लिए यूज करते हैं और जो हमारे पास so होता है इसको हम यूज करते हैं cause and effect के लिए। तो मैं जो उसके बारे में अपना ओपिनियन बना रहा हूँ, मैं उसके साथ अपना ओपिनियन अपने इंटरेक्शन के बेस पर बना रहा हूँ। इस वजह से MCQs नंबर 180 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। सो फार एज आई नो ही बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर। MCQs नंबर 190, विल यू गिव मी योर बाइसाइकिल। तो ये सेंटेंस हमारे पास विल है, तो विल को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और हम इसको चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, तो इसमें हमारे पास विल भी आ जाएगा और इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विल योर बाइसाइकिल बी गिवन टू मी बाय यू। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर शल आया है और याद रखें कि आई और वी के साथ जो है वो क्या आता है? शल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस की ये निशानी होती है कि हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, जबकि इस सेंटेंस को इन लोगों ने प्रोनाउन से स्टार्ट किया है। और ऑप्शन डी भी इसी वजह से गलत है कि इस सेंटेंस को जो है वो नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट किया गया है, जबकि इंट्रागेटिव सेंटेंस का हमारे पास रूल ये होता है कि हम हमेशा इसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट MCQs 200, फ्रोन ऑन समबॉडी मीन्स फॉल फ्लैट अपॉन अ स्ट्रेंजर। तो इसका मतलब ये कि जब आप किसी बंदे को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं तो हम उसे कहते हैं फॉल फ्लैट अपॉन अ स्ट्रेंजर। स्टे अलाइव वर्किंग हार्ड, और जब तक आप जिंदा है तब तक जो है वो ज़्यादा मेहनत करना। ऑप्शन सी है अनएबल टू बी सक्सेसफुल, ज़िंदगी में कामयाबी ना हासिल करना। और ऑप्शन डी हमारे पास है डिसअप्रूव ऑफ समबॉडी, किसी की बात को ना मानना। तो वैसे भी फ्रॉन का मतलब होता है गुस्सा होना, तो अगर आप किसी बात पे गुस्सा हो जाते हैं इसका मतलब ये कि आप उस बंदे के बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। दैट इज़ वाई इन MCQs नंबर 200 ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो होपफुली आपके लिए ये MCQs जो है वो क्लियर हैं। इंशाल्लाह बाकी हमारे पास जो डिस्कशन होगा उसमें बाकी पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।